Hello friends, once again welcome to my channel Physics की पाठशाला. Today I am presented before you to discuss the most important point of current electricity. किसी भी एग्जाम्स को ले लीजिए, अगर उसमें फिजिक्स पूछी जा रही है तो यह टॉपिक अवश्य आएगा. इसलिए जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह बोर्ड व कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अतः आप चैनल पर बने रहें व वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने के साथ ही साथ अपना वैल्यूबल कमेंट देना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द किरचॉफ्स लॉ. In 1942, a German physicist, Kirchhoff, extended Ohm's law to complicated circuits and gave two laws which enables us to determine current in any part of such a circuit. So, let us discuss one by one. The first law of Kirchhoff's is also known as the first law or Kirchhoff's current law, in short KCL, or junction rule. As per these rules, the algebraic sum of the electric currents at a junction in any electrical network is always zero. Or in other words, we can say that the sum of the currents entering a junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. अर्थात अगर हम किसी जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट को देखें तो उन सभी का एल्जेब्रिक सम मतलब हम लोग को साइन भी कंसीडर करना है. एल्जेब्रिक सम जीरो होगा. जैसे कि हमें यहाँ साइन कंसीडर करना है, इसलिए हम एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं. जो साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं वो कुछ इस प्रकार से है. द इनकमिंग करेंट्स टूवर्ड्स द जंक्शंस आर टेकन पॉजिटिव. जो भी करंट जंक्शंस की तरफ आ रही है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट जंक्शन से दूर की तरफ जा रही है, द आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शंस आर टेकन निगेटिव. इज इट ओके? जो भी करंट सर्किट के जंक्शन से दूर की तरफ जा रही है उसको हम नेगेटिव लेंगे, तथा जो जंक्शंस की तरफ आ रही है उस करंट को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे. ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. मान लीजिए कि ये जंक्शन आपको दिखाया गया है. इसमें आने वाली और जाने वाली करंट्स को रिप्रेजेंट किया, आने वाली करंट्स को ग्रीन लेटर से रिप्रेजेंट किया है, और जाने वाली करंट्स को, बाहर जाने वाली करंट्स को रेड सिंबल से, रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. तो हम देखते हैं कि I1 और I4 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, तथा I2, I3 और I5 करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है. तो I1 और I4 को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तथा I2, I3 और I5 को अगर हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट O पे बनने वाले जंक्शंस पे अगर हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाएं तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होगा. I1 माइनस I2, क्योंकि I2 बाहर की तरफ जा रही थी, माइनस I3, सेम I3 भी बाहर की तरफ जा रही है, जंक्शन से दूर जा रही है, प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, और सिग्मा I इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट O. यहाँ हमें ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि the charge cannot be accumulated at a junction. The number of charges that arrives at the junction in a given time must leave in the same time in accordance with the conservation of the charges. अर्थात अगर हम ये माने कि दो या दो से ज़्यादा नलियों के थ्रू किसी एक पॉइंट पे पानी आ रहा है और दूसरी एक अलग नली से पानी बाहर की तरफ जा रहा है, या बाहर जाने के लिए दो तीन नलियाँ लगी हुई हैं, तो आने वाला पानी उतने ही समय में जितना पानी आ रहा है, दूसरी दो या दो से ज़्यादा नलियों से बाहर जाने वाला पानी भी बराबर ही होगा. जितना पानी आएगा उतना पानी पूरा का पूरा उतने ही समय में बाहर जाएगा. कुछ भी पानी वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं करेगा. सेम स्थिति यहाँ करंट के केसेस में भी है कि जितना भी करंट उतने समय में उस जंक्शन पे आएगा, उतना ही करंट उस जंक्शन से उतने ही समय में बाहर की तरफ भी चला जाएगा. उस जंक्शन पे किसी भी तरीके का चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा. इसीलिए जब हम सर्किट्स को कहीं जोड़ते हैं तो वहाँ पे जॉइंट्स को बहुत टाइट करके जोड़ना चाहिए. अदरवाइज़ वहाँ अगर सर्किट में जॉइंट कमज़ोर है तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस होता है, जो कि हीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, हीट के फॉर्म में दिखता है, और गर्म होता है सर्किट, और लास्ट में वो मेल्ट करके या बर्स्ट कर जाता है. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट लॉ, द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, और द वोल्टेज लॉ, और द लूप लॉ.
This is the most important law of the Kirchhoff's. As per this law, around any closed loop, the most important thing is here we have discussing about the closed loop. Around any closed loop of a network, the algebraic sum of the changes in potential must be 0, that is delta V is equal to 0 in any closed loop of a network. अर्थात किसी क्लोज नेटवर्क में, किसी क्लोज लूप नेटवर्क में हम जो पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्रिक सम अगर लें तो वो 0 के बराबर होता है, या हम दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स along any closed path in an electrical network is always 0. अर्थात सिग्मा EMF इज इक्वल टू सिग्मा IR. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को बेस पे हम सारा का सारा कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अर्थात किसी भी क्लोज लूप में जो बनने वाला EMF होगा या पोटेंशियल ड्रॉप्स होगा, उन सभी का समीशन अलजेब्रिक सम उस सर्किट में बनने वाले I इंटू आर यानी पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग द रजिस्टर्स है, वो उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा. इसको समझने के लिए यहाँ पर अलजेब्रिक सम फिर से हमें लेना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हैं. तो साइन कन्वेंशन जो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा. द EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. अर्थात अगर हम सेल के अंदर पॉजिटिव प्लेट से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से एंटर करते हैं और नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं करंट, अगर हमारी हम ट्रेवर्स करते हैं, अगर हम पॉजिटिव प्लेट से एंटर करते हैं और नेगेटिव प्लेट से बाहर जाते हैं तो हमारा EMF जो बनेगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे. और इसका उल्टा अगर हम इसी सेल में हम अगर पॉजिटिव टर्मिनल की बजाय नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं, अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करें और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जाएं तो यहाँ पर बनने वाले EMF को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. मेरे ख्याल से क्लियर है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम किसी भी सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होते हुए, नेगेटिव प्लेट से होते हुए इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद पॉजिटिव प्लेट से होते हुए अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बनने वाले EMF को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. और इसका उल्टा अगर हम पॉजिटिव प्लेट से एंटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स से होते हुए नेगेटिव प्लेट्स के थ्रू बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बनने वाले EMF को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पर हमने एक सर्किट डायग्राम शो किया हुआ है. अभी हम ये दोनों रूल्स इस पे लगा करके देखेंगे. ये तो दो जो साइन कन्वेंशन हुए वो हमारे EMF के लिए हुए. उसी प्रकार से दो और साइन कन्वेंशंस हैं, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4. वो कहता है द करंट रेजिस्टेंस या IR प्रोडक्ट इज टेकन एज अ पॉजिटिव if the resistor is traversed in the same direction of the assumed current. यानी हमने जो एज्यूम माना है कि करंट का डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया है, अगर हम उसी दिशा में रजिस्टर्स को ट्रेवर्स करते हैं, हमारी करंट और हमारा एज्यूम डायरेक्शन अगर सेम है तो वहाँ पर बनने वाले IR प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव लेंगे. और अगर द करंट रेजिस्टेंस IR प्रोडक्ट इज टेकन एज नेगेटिव इफ द रजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड करंट. अगर हम रजिस्टर्स को एज्यूम्ड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं उस लूप में, तो वहाँ पर हम उस IR के प्रोडक्ट को निगेटिव कंसीडर करेंगे. इन पॉइंट्स को समझने के लिए आइए देखते हैं एक एग्जांपल. यहाँ जो एग्जांपल आपको शो किया गया है हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर एक लूप रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें दो बैटरी या दो सेल लगे हुए हैं. E1 E2 रजिस्टर्स हैं R1 R2 और R3. हम देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी E1 से और E2 से करंट ड्रॉ होगा, करंट निकलेगा. अगर हम माने कि करंट यहाँ से E1 बैटरी से निकलने वाला करंट I1 है, I1 करंट निकल रहा है पॉजिटिव प्लेट से और E2 के पॉजिटिव प्लेट से I2 करंट निकल रहा है, तो जो आपका आर्म AC होगा उस AC में I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगा. क्लियर है. वहाँ पॉइंट C पर आने के बाद, C पे आने के बाद क्योंकि E2 बैटरी ने I2 करंट दिया था तो I2 करंट इसको वापस हो जाएगा और दूसरी बैटरी में E1 बैटरी में I1 करंट इधर से होता हुआ फिर इसके पास आएगा. क्लियर है. चलिए हम यहाँ पर
इस लूप को किसी भी दिशा में हम लोग या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम किसी भी दिशा में ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखा ये जाता है कि बच्चे जब अपने से बनाते हैं क्वेश्चंस को तो वो किसी भी दिशा में मूव करते हैं और उसको तुरंत इक्वेशन लिखने के बाद वो बुक से टैली करते हैं, वहाँ से बनने वाला इक्वेशन और इनका इक्वेशन डिफरेंट हो जाता है तो वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी रूल्स को लगाइए, रूल लगाने के बाद उसको देखिए, अगर फाइनल रिजल्ट आपका सेम आएगा, भले हो सकता है कि ऊपर के स्टेप्स में निगेटिव या साइन का कन्वेंशन, साइन का एरर आ जाए, क्योंकि हो सकता है बुक वाले ने क्लॉकवाइज लिया हो, आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। इसलिए आप अपने से सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए। हम यहाँ पर लूप ACBA को अगर कंसीडर करें, लूप ACBA को अगर हम कंसीडर करें तो देखिए, अगर हम A से C की तरफ चल रहे हैं तो हम करंट की दिशा में ही मूव कर रहे हैं, यानी I1 I2 की जो हमने एज्यूम्ड करंट लिया था उसी की दिशा में हम मूव कर रहे हैं। इसलिए हम I1 I2 का R2 के साथ जो प्रोडक्ट लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और जब हम AC से CB और BA अगर हम जाते हैं तो फिर हम अपने करंट, एज्यूम्ड करंट के ही दिशा में उसको मूव कर रहे हैं। R1 रजिस्टर को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अपने एज्यूम्ड करंट की दिशा में ही, इसलिए फिर से हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तथा सेल E1 में हम निगेटिव प्लेट्स की तरफ से एंटर कर रहे हैं, इसलिए E1 के EMF को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इसको लिखते हैं एज पर किरचॉफ सेकंड लॉ तो ये बनेगा I1 R1, देखिए I1 R1 पॉजिटिव साइन के साथ होगा, प्लस I1 प्लस I2 R2 is equal to E1. Is it okay? So in the same way, let us apply the same loop rules for the loop ACDA. अगर हम ACDA को फिर से देखते हैं और हम यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम जब A से C की तरफ आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम A से C की तरफ आ रहे हैं और करंट भी उसी दिशा में चल रहा है रजिस्टर R2 में, इसलिए ये पॉजिटिव कंसीडर होगा। जब वहाँ से हम आते हैं C से D की तरफ चलते हैं तो C से D की तरफ चलने पर हमारा एज्यूम डायरेक्शन C से D की तरफ है और हम उसी दिशा में ट्रेवर्स भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर R3 और I2 के प्रोडक्ट को भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो कुछ रिजल्ट हमारा इस प्रकार से होगा, I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। इज इट ओके? मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसको आप कई बार अप्लाई कीजिए। ये हो सकता है कि हमने जैसे पहले लूप ACBA ट्रेवर्स किया था, कोई एक आदमी कहता है नहीं हम इस तरह से नहीं करेंगे, ABCA लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर ABCA लेके चलेगा तो यही वाला जो इक्वेशन है वो सब में निगेटिव साइंस एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा, निगेटिव साइन सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, फिर से आपको यही रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर चेक करना मत शुरू कर दीजिएगा बुक से, आप उसका जब फाइनल इक्वेशन बना लीजिए तब उसको जाकर चेक कीजिए। क्लियर है? अब इन्हीं रूल्स को लगाते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना चाहेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ लेना चाहिए, जो हमने अभी पहले बताया था, द पाथ कैन बी ट्रेवर्स इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द लूप। हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज चलें किसी भी लूप में, किसी भी लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलें, उससे रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि इस पॉइंट से मैक्सिमम आपके एक न्यूमेरिकल्स आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भरमार होती है इसकी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, और ये फाउंडेशन है आगे के एग्जाम्पल्स को, आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हम रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका बड़ा यूज़ आएगा। इसलिए चलिए एक आध न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जो आपके स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल आ रहा है, द नेटवर्क PQRS is made as under. PQ has a battery of the 4 volt and the negligible resistance with positive terminal connected to P. QR has a resistance of the 60 ohm
PS has a battery of the 5 volt and negligible resistance with positive terminal connected to P. RS has a resistance of the 200 ohm. If a milliammeter of 20 ohm resistance is connected between P and R, calculate the reading of the milliammeter. देखिए ये जो नेटवर्क आपके सामने दिया गया है PQRS, यहाँ पर बैटरी जो एक 5 वोल्ट और एक 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पर बनने वाले करंट्स को अगर हम देखें, अगर हम ये मानते हैं कि 4 वोल्ट की बैटरी से I करंट ड्रैग होती है, वो I करंट जंक्शंस P पर जाकर के दो हिस्से में बढ़ जाएगी। वो दो हिस्से में बढ़ जाती है, हम ये मान लेते हैं PQ हिस्से में बहने वाली करंट I1 है। अगर I करंट आ रही थी, I1 करंट इधर चली गई, तो PS हिस्से में I माइनस I1 करंट ड्रैग होगी। इज इट क्लियर? अगर 5 वोल्ट की बैटरी में I माइनस I1 करंट इनपुट हो रही है, पॉजिटिव प्लेट से एंटर कर रही है, तो निगेटिव प्लेट से जो बाहर जाने वाली करंट है वो भी I माइनस I1 ही होगी। फिर I माइनस I1 करंट 200 ओम से होते हुए पॉइंट R तक आती है। इस पॉइंट R पे आकर के ये I1 करंट और I माइनस I1 करंट दोनों इस जंक्शन पे अगर हम ऐड कर दें तो देखिए फिर से I हमें ऑब्टेन होगा। ये I करंट यहाँ से आर क्यू से होते हुए 60 ओम के थ्रू होते हुए फिर से बैटरी 4 वोल्ट में ये निगेटिव प्लेट से अंदर की तरफ आती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना किरचॉफ्स का रूल लगाते हैं। अगर हम किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाते हैं लूप पी आर क्यू पी में, तो हमें मिलता है, अगर हम पी आर क्यू पी में लगाते हैं, मान लेते हैं हम 4 वोल्ट की बैटरी से आई करंट बही और हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम देखते हैं कि I1 करंट 20 ओम के थ्रू, हम जैसे अगर क्लॉकवाइज में घूम रहे थे तो देखिए क्लॉकवाइज में घूमने का मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर ये जो 20 ओम के है अक्रॉस है, I1 करंट उधर ही जा रही थी और हमारा चलने की दिशा भी उधर ही की तरफ थी, एक ही दिशा में दोनों है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला I और R का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं 20 I1 विथ पॉजिटिव साइन। अब ये करंट अगर यहाँ से होती हुई फिर यहाँ पे जाती है, देखिए हम इसी तरह से ट्रेवर्स भी कर रहे थे। अगर हम इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे थे और हमारे ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं I इंटू 60 ओम, ये दोनों फिर से पॉजिटिव होगा इसका प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी दोनों की दिशाएं सेम हैं। इसलिए फिर यहाँ पर I इंटू 60 विथ पॉजिटिव साइन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम आकर के अब देखिए बैटरी के अंदर अगर जा रहे हैं तो हम निगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, हमारा चलने की दिशा ये थी और हम निगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बनने वाले ईएमएफ को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो जो इक्वेशन बनेगा 20 I1 प्लस 60 I इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम दूसरे लूप में अगर हम PSRP में भी फिर इसी रूल को लगाते हैं अगर हम, तो हमें क्या मिलता है, देखिए हम यहाँ पर चलने की दिशा को यहाँ इसमें P से S, R और P की तरफ हम इस तरह से अगर चल रहे हैं, तो यहाँ पर SR में हमारी चलने की दिशा और करंट की दिशा, हमारी एज्यूम्ड करंट की दिशा और हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा दोनों ही सेम है। उस स्थिति में इसका प्रोडक्ट हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अर्थात हम यहाँ पे बोल सकते हैं 200 ओम इंटू I माइनस I1 पॉजिटिव साइन। लेकिन अब जब हम इसमें से होते हुए यहाँ से आ रहे हैं, तो देखिए हम तो ट्रेवर्स इस तरह से कर रहे थे, लेकिन हमारा इस आर्म PR में करंट इधर की तरफ जा रही है, अर्थात हमारे ट्रेवर्स करने का डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। इस स्थिति में इसके प्रोडक्ट को हम निगेटिव लेंगे, अर्थात जो मिलेगा हमें 20 ओम इंटू I1 विथ निगेटिव साइन, यानी माइनस 20 I1। इज इट क्लियर? अब यहाँ से होते हुए अगर हम फिर से बैटरी 5 वोल्ट में एंटर करते हैं, तो देखिए हम 5 वोल्ट की बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, इसलिए बनने वाली ईएमएफ को हम लोग निगेटिव लेंगे। इस स्थिति में जो इक्वेशन बनेगा
वो 200i माइनस आई वन माइनस 20i1 इज इक्वल टू -5 होगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें, 5 से डिवाइड कर दें, तो हमें मिलेगा 40i माइनस 44i1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ दो इक्वेशन थे हमारे, दो वेरिएबल हैं i और i1। अगर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें i1 की वैल्यू 11/172 मिलेगी, इज इक्वल टू 0.064 एम्पियर। Thus, the milliammeter of the 20 ohm will read 0.064 ampere. I think it's clear. To make it more clear, let us discuss one more example. इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक फिर से हमने सर्किट डायग्राम लिया हुआ है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। हम मानते हैं कि करंट I1, I2 और I3 विद द शोन करंट इन द फिगर। हम यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी से बनने वाली जो करंट है, जो निकलने वाली करंट है, अगर हम उसको I1 मान लेते हैं तो I1 करंट जा करके यहाँ पर दो हिस्से में बट रही है। जंक्शन ए पर देखिए वो दो हिस्से में बट रही है। तो यहाँ से अगर I1 करंट जा रही थी तो I1 में से हम ये मान लेते हैं कि इस टर्मिनल में जाकर के I2 करंट फ्लो कर गई, तो ये यहाँ पे आने वाली करंट I1 माइनस I2 हो जाएगी। ये I2 करंट को पॉइंट बी तक कॉन्सिडर अभी करते हैं, और यहाँ से बनने वाली करंट को इस वाले आर्म में यानी AD आर्म में I1 माइनस I2 करंट फ्लो करेगी। उसी समय जब आपकी 5 वोल्ट की बैटरी जो है ये अगर मानते हैं कि I3 करंट देती है, तो इस जंक्शंस पे आकर के आपका I2 करंट और I3 करंट दोनों मिल करके इस पॉइंट में, इस जंक्शन में, इस आर्म में आना शुरू करेगा, आर्म BC में। तो BC आर्म में बहने वाली करंट I2 प्लस I3 हो जाएगी, जिसकी की डायरेक्शन हमने यहाँ शो किया हुआ है। ये करंट बहते हुए जब पॉइंट C पर आती है, जब पॉइंट C पर आएगी तो वहाँ से फिर स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी ने I1 करंट दिया था, तो यहाँ से I1 करंट इसको ड्रैग कर जाएगी, इसको वापस मिल जाएगी। और आने वाली करंट जो BC आर्म में थी, I2 प्लस I3 थी, वहाँ से I1 करंट निकल गई, तो जो C से D में हिस्से में करंट बहेगी वो I2 प्लस I3 से I1 कम हो जाएगी, यानी I2 प्लस I3 माइनस I1 हो जाएगी। हम यहाँ पॉइंट D पर देख सकते हैं कि I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट C से D की तरफ आ रही थी, और A से B की तरफ जो जा रही थी I1 माइनस I2 आ रही थी। यहाँ पर पॉइंट D पर ये मिक्स होने के बाद जो इनपुट दोनों करंट हो रही थी, यहाँ से आने के बाद अगर हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो DE में जो D से I3 करंट बह रही है, वहाँ पर जो बहने वाली करंट होगी वो I3 ही होगी, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं कि आपकी 5 वोल्ट की बैटरी ने I3 करंट दिया था, तो I3 करंट उसको वापस की तरफ मिल जाएगी। अब चलिए हम किरचॉफ्स का रूल्स इनमें लगाने की कोशिश करते हैं। अचीव करना है हमें कि हर एक आर्म में कितनी कितनी करंट बह रही है। तो हम पहले किरचॉफ्स सेकंड रूल को लगाते हैं लूप ADCA में। अगर हम लूप ADCA में इसके लूप लॉ को लगाते हैं, और हम ये मानते हैं कि हम ADCA में हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यानी हम पॉइंट A से C की तरफ जा रहे हैं, फिर C से D की तरफ आ रहे हैं, फिर D से A की तरफ आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर A से अगर चलते हैं तो देखिए हम हमारा करंट का डायरेक्शन बना हुआ है। हम जो बैटरी 10 वोल्ट में जा रहे हैं, A से C की तरफ चलते हुए 10 वोल्ट की बैटरी में हम पॉजिटिव प्लेट से एंटर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बनने वाले EMF को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं -10। अगर ये करते हुए फिर हम यहाँ से C से D की आर्म में आते हैं। C से D की आर्म में आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे चलने का दिशा और करंट की एज्यूम्ड करंट की दिशा दोनों सेम है, यानी हम रजिस्टर को जो ट्रेवर्स कर रहे हैं उसकी दिशा और करंट की दिशा दोनों सेम है। उस स्थिति में इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2 एज अ पॉजिटिव।
यहाँ पर इसके प्रोडक्ट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और इसके बाद जब हम यहाँ से होते हुए फिर से इसमें वापस जाते हैं, 4 ओम वाले रजिस्टर में जाते हैं, तो हमारे ट्रेवर्स करने का डायरेक्शन ये है, लेकिन करंट के आने का डायरेक्शन इसके अपोजिट है। यानी करंट, एज्यूम्ड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसलिए इसके प्रोडक्ट को हम लोग निगेटिव लिखेंगे। तो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू 4 विथ निगेटिव साइन, यानी -4 I1 माइनस I2। अगर हम इसी को पूरा एक साथ समराइज करें तो लिख सकते हैं -4 I1 माइनस I2 प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस I1 विद इन ब्रैकेट माइनस I1 इज इक्वल टू -10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, I1 I2 I3 के टर्म्स अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें मिलता है 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम क्लोज लूप ABCA के लिए भी किरचॉफ्स लॉ 2 को लगाते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ से देखिए फिर से हम ACBA की दिशा में चल रहे हैं, यानी A से C, C से B और B से A की दिशा में हम चल रहे हैं, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं। हम कोई भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी दिशा ले सकते हैं हम लोग, इसलिए हम यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा ले रहे हैं। तो जब हम A से C की तरफ चलते हैं तो हम जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करने का मतलब हमारा EMF जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव हमने लिख लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जो 2 ओम के रजिस्टर में देखिए करंट जो आ रही थी I2 प्लस I3 2 ओम में जो आ रही थी वो इधर की तरफ थी, और हम जब मूव कर रहे हैं तो हम इसके अपोजिट दिशा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यानी एज्यूम्ड करंट और हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा दोनों इस रजिस्टर में अपोजिट है, इसलिए इसके हम प्रोडक्ट को निगेटिव लिखेंगे। तो हमारा मिलेगा क्या, -2 मल्टीप्लाइड बाई I2 प्लस I3 मिलेगा। इज इट ओके? यानी -2 I2 प्लस I3 का प्रोडक्ट मिलेगा। वहाँ से हम जब B से A की तरफ चलते हैं तो B से A की तरफ चलने का मतलब हमारा चलने की दिशा ये थी इसमें, और करंट जाने की दिशा ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए फिर से यहाँ पर हम माइनस उसका प्रोडक्ट को लेंगे, यानी हम लिखेंगे -4 I2 आप देख सकते हैं -4 I2। और फिर जब हम यहाँ से रजिस्टर्स 1 ओम में जाते हैं, 1 ओम के रजिस्टर्स के लिए देखिए हमारे जाने का दिशा और करंट की, एज्यूम्ड करंट की दिशा, ये दोनों अपोजिट है। हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा इधर की तरफ थी और करंट की दिशा हमारे जाने की दिशा इधर है और करंट की दिशा इस वाले आर्म में अपोजिट है, इसलिए इसके प्रोडक्ट को हम निगेटिव लिखेंगे। तो यानी हम -1 इंटू I1 बोल सकते हैं, यानी सिर्फ -I1 बोल सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, -4 I2 माइनस 2 इंटू I2 प्लस I3 ब्रैकेट क्लोज माइनस I1 इज इक्वल टू -10। इसको अगर हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 2। इसी तरह से अब हम फिर से लूप BCDEB को कंसीडर करते हैं। यहाँ देखिए हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, I1, I2 और I3, इसलिए कम से कम हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे। 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए होगा, इसलिए हम लोग 3 लूप को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम लूप BCDEB को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे BCDEB को, इस लूप को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे चलने की दिशा इस प्रकार से है। यानी हमारे चलने की दिशा अगर हम क्लॉकवाइज मान लें तो हम देखते हैं कि हम 5 वोल्ट की बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं। हम 5 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करने का मतलब यहाँ पर जो EMF हो जाएगा उसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर -5 लिख लिया। क्लियर है? जब इसके हम आगे बढ़ते हैं, इस आर्म में हम देखते हैं तो हमारे चलने की दिशा और 2 ओम में करंट I3 बहने की दिशा
ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी I3 करंट जो बही थी वो इससे हम अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, D से B की तरफ अगर चलते हैं, तो वहाँ पर I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट जो 2 ओम में बह रही है उसका दिशा और हमारे चलने की दिशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम इसके प्रोडक्ट को निगेटिव साइन लिखेंगे, यानी हमें रिजल्ट जो मिलेगा -2 I2 प्लस I3 माइनस I1 मिलेगा। हम इसको लिखेंगे -2 I2 प्लस I3 माइनस I1 ब्रैकेट क्लोज। इज इट क्लियर? अब हम अगर इसके ऊपर चलते हैं तो इस रजिस्टर में देखिए हमारे चलने की दिशा इस प्रकार से थी और हमारे चलने की दिशा, हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा और करंट की दिशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम चल इस प्रकार से रहे थे और करंट हमारी इस तरह से एंटर कर रही है इस रजिस्टर 2 ओम में, इसलिए दोनों दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 I1 प्लस I3 सॉरी I2 प्लस I3 इंटू 2 विथ निगेटिव साइन। तो हमारा जो कुछ रिजल्ट जो मिलेगा वो -2 विद इन ब्रैकेट I2 प्लस I3 ब्रैकेट क्लोज -2 I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू -5 मिलेगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। इसको हम थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लें, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू -5। इस प्रकार से हमें 3 इक्वेशन प्राप्त हो गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब ये 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, अगर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें I1, I2 और I3 की जो वैल्यूज़ होंगे वो पता चल जाएंगी। उन वैल्यूज़ को अगर हम पता करके लिखते हैं तो हमें बनने वाली करंट जो मिलेगी ए बी एज में, जो साइड ए बी है वहाँ पर बनने वाली करंट 5/8 एम्पियर मिलती है। सी ए एज में बनने वाली करंट 2.5 एम्पियर मिलेगी। डी ई बी साइड एज आर डी ई बी में 15/8 एम्पियर करंट मिलेगी और एज ए डी जो है उसमें बनने वाली करंट 15/8 एम्पियर मिलेगी तथा एज सी डी में बनने वाली करंट 0 एम्पियर होगी तथा एज बी सी में बनने वाली करंट फिर से हमें 2.5 एम्पियर मिलेगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। आप इसी तरह से अलग अलग न्यूमेरिकल्स, अलग अलग सिचुएशंस लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि ये आपको रूल्स क्लियर हो जाए, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये डेफिनेट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, अगर फिजिक्स का एग्जामिनेशन है तो उसमें ये कंफर्म आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो हमारे चैनल पे चैट में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर से डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई थिंक अप टू हियर इट्स क्लियर। सो in this video we stop our discussion here. The important remaining points of this chapter we will discuss in the next video. तब तक के लिए आप किरचॉफ्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। To remain updated, kindly don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks a lot and bye bye till the next video. Thank you.